नमस्कार, मी जितेंद्र राठोड थिंक जित या यूट्यूब चॅनलवरून आपलं सर्वांचं स्वागत करत आहे। आज पण आणखी 10व्या वर्गाच्या या एका मुलीचा आपण इंटरव्ह्यू घेऊन आलेला आहे, राधिका खंडेलवाल, जी माउंट कार्मेलची आहे। हिला 99.80 जे काही मार्क्स पर्सेंटेज पडलेला आहे। आता विशेष गोष्ट अशी आहे की जे प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये मॅथ्स, सायन्स आणि संस्कृतमध्ये 100 आउट ऑफ 100 आहेत, ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे राधिका खंडेलवालची। तर मेन म्हणजे तिचा अभ्यास करण्याची जी पद्धत आहे आणि जे चार्टबद्दल जे आहे, ह्या सर्व गोष्टी आपण आता तिच्या तोंडातून ऐकणार आहोत। तर पूर्ण जे याच्यानंतरचं जे काही प्रत्येक गोष्ट आहे ते आपण सर्व राधिकाच बोलणार आहे। तर यानंतरचं जे कंटिन्यू असेल ते राधिका बोलणार आहे। राधिकाचं तुम्ही प्रत्येक टिप्स अतिशय मनापासून जर केलं तर तुम्हाला 100% याचा फायदा होईल, याची गॅरंटी आहे। तर कंटिन्यूमध्ये तुम्ही ऐकायला पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे। ठीक आहे। Hello everyone, my name is Radhika Ajay Khandelwal. I am from Mount Carmel Secondary and Higher Secondary School, Akola. I got 99.80% in 10th SSC boards. My father's name is Ajay Khandelwal. He's a businessman and my mother's name is Bharti Khandelwal. She's a housewife. ऐसा कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस एंड मेरे केस में भी यही था। हार्ड वर्क ही हमें सक्सेस दिलाती है। मुझे मैथ्स में 100 on 100 है, साइंस में 100 on 100 है, एसएसटी में आई गॉट 98 मार्क्स एंड मुझे संस्कृत में 100 on 100 है और मुझे लैंग्वेज में मराठी में 96 मार्क्स है। मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा था कि मैं सुबह रोज़ 4 बजे उठती थी। मुझे सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, एकदम फ्रेश फील होता है। मैं सुबह 4 बजे उठती थी। उसके बाद मैं सबसे पहले जो संस्कृत के जो श्लोक्स है और जो फॉर्मूलेस है या कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 1 घंटा उस चीज़ की, उस फॉर्मूलेस की रिवीजन करती थी। देन अगर स्कूल में कुछ पढ़ाने वाले हैं या कुछ टेस्ट है मेरी या मुझे कुछ पढ़ना है, पहले से करके रखना है, या साइंस का कुछ है तो मैं सबसे पहले वो करती थी। कुछ डायग्राम्स देखने हैं तो वो करती थी। तो 1 घंटा उस चीज़ की रिवीजन करती थी। फिर मैं कुछ सॉल्व करती थी, एक्स्ट्रा सम्स जो रहते थे मैथ्स के, सुबह उठ के वो करती थी और फिर मैं स्कूल जाती थी। स्कूल में भी मैं हर एक पीरियड में मस्ती के साथ साथ मैंने पूरे कंसंट्रेशन से करती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल में जा रहे तो मस्ती करना है, मैंने दोनों चीज़ को बैलेंस किया। स्कूल में भी मैं स्कूल में एकदम कंसंट्रेशन से ध्यान देती थी। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्ती करना है, दोनों चीज़ को बैलेंस करती थी। फिर उसके बाद स्कूल से आने के बाद मेरा क्लास होता था तो मैं क्लास जाती थी। वहाँ पे भी मतलब मैं फुल कंसंट्रेशन से पढ़ती थी। मैं वहाँ पे भी मतलब पूरा ध्यान देती थी। मुझे ऐसा नहीं था कि फ्रेंड्स है तो उनको नहीं करना, बट सब चीज़ को बैलेंस करना सीखा मैंने, सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया। फिर मैं घर पे आती थी, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद लाइक 7 o'clock मैं स्टार्ट करती थी अपना पढ़ना। मैं सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं उनकी ब्रीफ नोट्स निकालती थी, उनके चार्ट्स बनाती थी। मेरे पूरे रूम में पूरे चार्ट्स लगे थे। मेरा टाइम टेबल का एक स्टिकर था वहाँ पे लगा हुआ पूरे मेरे स्टडी टेबल के सामने। फिर मेरे पूरे रूम में आप देखोगे तो सिर्फ चार्ट्स साइंस के जो इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं वो पूरे लिखे हुए थे। फॉर्मूलेस जो थे वो पूरे एक मैं रोज़ उठ के उनको पूरी रिवीजन करती थी। फिर वो पूरे मेरे रूम में लगे हुए थे। मैं सबसे पहले 7 बजे जब मैं शुरू करती थी पढ़ना तो सबसे पहले एक उनका ओवरलुक करती थी। देन मैं स्टार्ट करती थी अपना स्टडीज़ में। हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज है तो उसे कम इम्पोर्टेंस दो और साइंस और मैथ्स है जो सब, मतलब जनरली एक टेंडेंसी होती है लोगों की कि साइंस एंड मैथ्स इज ओनली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, बट ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज इज़ व्हाट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो लैंग्वेज ही होती है। मैंने लैंग्वेजेस को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया। मैं एसेस पढ़ती थी मराठी के, क्योंकि मेरा मराठी थोड़ा वीक था तो मैं मराठी के एसेस पढ़ती थी। जो इंग्लिश में जो अच्छे वर्ड्स होते थे मैं रोज़ न्यू वर्ड्स लिखती थी, लाइक 10 to 15 वर्ड्स मैं रोज़ लिखती थी इंग्लिश के। मराठी में न्यू लेसन्स रीड करती थी। फिर ऐसा मेरा रूटीन चलता था। सब्जेक्ट्स की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ्स मैंने रोज़ सॉल्व किया है। मैथ्स में मैंने एक भी सम या एक भी ऐसा थ्योरम नहीं था जो मैंने छोड़ के गई थी, या कुछ ऐसा था कि जो मुझे नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया कि जान दो नहीं आ रहा है छोड़ो ऑप्शन में, ऐसा कुछ नहीं था। जब तक मुझे वो सम आता ही नहीं था मैं सर या मैम के पीछे पड़ जाती थी कि नहीं मुझे बताओ। और हमारे पेपर में जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस होते थे लाइक 11 मार्क्स के, वो क्वेश्चंस के आंसर्स टेक्स्ट बुक में नहीं होते थे। वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जनरल कहीं से भी कोई भी बुक से उठा के वो क्वेश्चन आता था।
तो वो मुझे था कि टेक्स्ट बुक का तो सभी को आता है, बट वो 11 मार्क्स का जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट के जो दो क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने उसके लिए रोज 5 सम 10 सम रोज मैं सॉल्व करती थी। जनरल के पुराने सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक्स थी उसमें से सॉल्व करती थी। मैंने एक सेपरेट बुक्स खरीदी थी कि ताकि मैं उसमें से करूँ। मैं आर डी शर्मा से मैं करती थी, जबकि वो CBSE का है, बट स्टिल मैं उसमें से करती थी एक्स्ट्रा सम्स। पूरी थ्योरम्स मैंने पहले समझी, क्योंकि हमारे सर हमें पहले थ्योरम समझाते थे, तो उससे अपने आप वो याद हो जाती थी, मतलब बिल्कुल उसका इतना टेंशन नहीं था। और मैथ्स में मैंने रोज जो फॉर्मूलेस थे, जो सम्स थे, मैंने लाइक बोर्ड पे कबर्ड पे सब जगह चिपका के रखा था कि फॉर्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि फॉर्मूले 1 या 2 नहीं 15 20 30 40 होते थे। और ट्रिग्नोमेट्री था उसमें, जिसमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करना रहता था। पूरे सम्स को मैंने लाइक रटने की तो कोई बात ही नहीं थी, मैथ्स में तो पूरा दिमाग का बात होता है। तो फिर मैथ्स के मैंने एक एक सम समझे प्रैक्टिकली कि इसमें क्या हो रहा है। मतलब ज्योमेट्री में हमें बताते थे कि ये इतना दूर है तो ये कैसे, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा उसमें अप्लाई किया है। देन साइंस की बात की है तो साइंस में तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम्स मैंने एक एक डायग्राम ड्रॉ करके देखा, उसकी लेबलिंग मैं रोज करती थी, क्योंकि वो एकदम से याद नहीं होते और आप हमें लेबलिंग के लिए नहीं, इनफैक्ट ड्रॉ करने के लिए भी आते हैं डायग्राम्स। तो उसे मैंने रोज पूरा खुद से ड्रॉ करती थी, खुद से लेबल करती थी। 1-2 बार 3-4 बार किया, उसके बाद वो अपने आप मेमोराइज हो जाते थे। तो जैसे प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो उसी तरह से मैंने रोज प्रैक्टिस की इन सब चीज़ों की, और उसी से फिर मेरा चलता रहा। मतलब मैं रोज ऐसे 7 to 8 आवर्स बैठ के बस पढ़ ही रही हूँ ऐसा नहीं था मेरा, बट मैंने जितनी भी आवर्स मैं अगर पुट इन कर रही हूँ लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स, तो उस टाइम पे मैंने क्वालिटी वर्क किया। लाइक हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इट। और फिर उसके बाद मेरा साइंस में ऐसा था कि साइंस तो पूरा समझने का है। मतलब साइंस अगर आपको समझ रहा है तो आप अपने आप उसके आंसर्स लिख सकते हो। हमें हेल्थ एंड डिजीज़, मतलब हेल्थ के ऊपर ऐसे चैप्टर्स भी थे, तो वो तो पूरा आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड था, तो वो तो पूरा समझने का ही था। फिर लैंग्वेजेस की बात की तो लैंग्वेजेस पे मैंने बहुत ध्यान दिया। मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को नेग्लेक्ट करते हैं, लाइक लास्ट में देख लेंगे, हम हो जाएगा हमसे, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट जबकि मैं ऐसे सजेस्ट करूँगी कि आप लैंग्वेजेस पे ज़्यादा जोर दो, क्योंकि मैथ्स और साइंस तो आप पहले से ही एक्स्ट्रा करते ही रहते हो, मतलब सारी क्लासेस में वो वैसे ही कराते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज। आपके 10th स्टैंडर्ड में लैंग्वेज ही इम्पॉर्टेंट है। आप रोज़ एसेस पढ़ो, रोज़ आप डिक्शनरी से न्यू वर्ड्स लो इंग्लिश के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एसेस में काम आते हैं। कोट्स पढ़ो, कोट्स लिख के रखो, कोट्स के लिए एक बुक बनाओ, उसमें जितने हो सके उतने कोट्स लास्ट तक लिखते रहो। उसको रोज़ सिर्फ लर्न मत करो, सिर्फ पढ़ते रहो, तो आपका वैसे ही वो अपने आप लर्न हो जाता है। आप बस पढ़ते रहो और उसको अपने लैंग्वेज में यूज़ करते रहो। लाइक मतलब ठीक है अपना पेपर रिटर्न होता है, बट मुझे मेरे सर्स और सब ने बताया था कि आप बोलने में उसको अप्लाई करो। आप बोलोगे ना तो वही आप लिखोगे। तो मतलब मराठी के लिए तो ऐसा था कि मेरी मदर टंग तो हिंदी है, तो मुझे मराठी में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उनने बोला कि आप मराठी घर पे अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करो, अपने सिबलिंग्स के साथ इंटरेक्ट करो मराठी में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैंने वो अप्लाई किया। मतलब मैं सोचती थी कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इससे अच्छा वर्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं अपन। मतलब कोई एक वर्ड के लिए बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना, तो हम कौन से ज़्यादा बेटर होगा, कौन सा कहाँ सूट होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है पेपर में वो होता है प्रेजेंटेशन। आई थिंक प्रेजेंटेशन से आपका पेपर बहुत ज़्यादा उठ के आता है। मैंने फर्स्ट टेस्ट से लेकर लास्ट टेस्ट तक के इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। मतलब मैंने लिटरली स्क्रैचेस होते थे तो मैं बस सिंगल लाइन मारा उस पर, ज़्यादा उसको खोड़ तोड़ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं हर एक आंसर के बाद लाइन मारती थी उस पे, जो इंपॉर्टेंट लाइंस थे आंसर्स के उसको अंडरलाइन करती थी। एकदम पेपर प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड टाइडी, मतलब बहुत ही साफ पेपर था मेरा एकदम। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना अच्छा पेपर था। मतलब प्रेजेंटेशन मैं स्टार्टिंग से ही मेरा था, मतलब जब मैं लोअर ग्रेड्स में थी तब भी मेरा प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान था। फिर उसके बाद आता है एसएसटी। तो एसएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप समझें, क्योंकि हिस्ट्री तो बच्चों को बोरिंग लगता है, बट हिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्ट लो तो वो बहुत अच्छी है। 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के सिलेबस में तो हमें एप्लीकेशन है हिस्ट्री का, कि मतलब 10 तक तो 9 तक तो आप हिस्ट्री सिर्फ पढ़ते हो कि पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल, बट उसका जो एप्लीकेशन है कि आप ये अपने मॉडर्न वर्ल्ड में उसका यूज़ कहाँ करोगे। बहुत जनों को क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि हम कैसे जगह पे यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री का नॉलेज। हम मीडिया में यूज़ कर सकते हैं,
न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं अलग से, लाइक 10 years ago या 15 years ago इन हिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अगर लर्न करने के व्यू से देख रहे होगे तो इतना कुछ नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो उसका बहुत यूज़ है, हिस्ट्री का बहुत यूज़ है। ज्योग्राफी में तो हमें इंडिया और ब्राज़ील दोनों था, तो वो तो बहुत अच्छा है। उसमें इंडिया का लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, आपका वेदर, और फिर उसमें कहाँ पे क्या होता है, मतलब पूरा डिटेल में था। इंडिया एंड ब्राज़ील का कंपैरिजन था उसमें। इंडिया का मैप, ब्राज़ील का मैप, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ था, बट मैं बोलूँगी कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका वेटेज भी ज़्यादा होता है और उसमें एक्यूरेसी बहुत लगती है कि आप इधर का भी उधर मार्क करोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो आई थिंक एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। और ये तो टॉपिक वाइज हो गया, और ये तो क्या टॉपिक का हो गया, बट जो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ओवरऑल आप लोग प्रैक्टिस करो। आप रोज़ 1 घंटा या 2 घंटा भी पढ़े तो वो मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, बट आप कितना क्वालिटी वर्क पुट इन कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए। मेरा तो ऐसा था कि मैं सुबह 2-3 घंटे पढ़ती थी और शाम में रात में सोने से पहले रिविज़न करती थी पूरी जितनी भी चीज़ें मेरी दिन में हुई है, या मुझे नेक्स्ट डे कोई टेस्ट है तो मैं उसकी प्रिपरेशंस करती थी। मेरा वर्क ऐसा था कि मैं कंसिस्टेंट थी अपने वर्क में। मैं एक ज़्यादा फंक्शंस में नहीं जाती थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ये रह जाएगा, मेरा वो रह जाएगा। मतलब मैं वरी बहुत करती थी, मतलब इतना भी। तो उस चीज़ की वजह से मतलब मैं हमेशा कंसिस्टेंट थी अपने वर्क में। मैंने गैप नहीं डाला कि आज पढ़ रही फिर 4 दिन तक छोड़ दिया, फिर 5 दिन बाद एकदम से 5 घंटे पढ़ लिया, फिर 4 दिन तक ये किया नहीं, ऐसा नहीं था। मैं रोज़ पढ़ती थी, मैं कम पढ़ती थी बट मैं ऐसा पढ़ती थी कि मुझे याद रहेगा, मैं रिटेन कर सकती थी उस चीज़ को। साइंस में, मैथ्स में रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो पॉलिटिकल साइंस होता है उसमें भी सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि आप रिटेन कैसे करते हो चीज़ों को लास्ट तक के। मेमोराइज आप मेमोराइज नहीं भी करोगे तो आप सिर्फ उसे 4-5 बार रीड करो। रीडिंग बहुत बेनिफिशियल है। आप लिख के देखो। आप लैंग्वेज का ऐसा सोचते हो कि हम पढ़ लेंगे और लिख लेंगे टाइम पे, तो ऐसा नहीं होता है। आप पेपर सॉल्व करो घर पे, आप टाइमर लगा के सॉल्व करो। मैंने मेरी पूरे प्रीलिम्स में टाइमर लगा के सॉल्व किया था और वही मुझे हेल्प किया बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, ताकि मैं टाइम से अपना पेपर सबमिट कर सकूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि कितने बार ऐसा मैंने सुना था अपने सीनियर्स से कि उनको आता सब कुछ था बट उनको टाइम नहीं पूरा आया, उनको टाइम मतलब कम पड़ गया। तो ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। तो आप स्टार्टिंग से मैथ्स का जो है 2 घंटे का पेपर होता है, सारे पेपर 2-2 आवर्स ईच होते हैं, और लैंग्वेज के 3 आवर्स के होते हैं। तो लैंग्वेजेस में आपको लैंग्वेजेस का तो आपका पूरा पेपर पैटर्न ही होता है, तो उसमें आपको अच्छी से अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करो, वो ज़्यादा मैटर करता है। और आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसेस के लिए, आपके लेटर्स के लिए, आपके आंसर्स के लिए। क्योंकि जो सहमत होते हैं या जो अपना जो रहता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तो उसके लिए तो आपकी खुद की इमेजिनेशन पावर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आंसर्स आपको मन से लिखने होते हैं। तो इस चीज़ पे मैंने बहुत ध्यान दिया कि अगर मैं वहाँ पे जब मैं आंसर लिख रही थी तो मैं सोचती थी कि अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं क्या करती, मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं कैसे इसको जवाब देती थी। मैंने वही सब चीज़ें ध्यान में रखी और वैसे ही सब कुछ लिखा। संस्कृत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं श्लोक्स। आपकी जितनी राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा, क्योंकि एक भी मात्रा का डिफरेंस आया कि आपके मार्क्स चले जाते हैं। तो संस्कृत में सबसे ज़्यादा तो मैं रोज़ उठ के श्लोक्स पढ़ती थी। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं। टेबल पे पूरा ग्रामर डिपेंड करता है संस्कृत का। आप संस्कृत आपको बोलते तभी आएगी जब आपको उसके एंडिंग्स पता होगी, आपको पता है कि कहाँ क्या यूज़ करना होता है। तो इस चीज़ पे मैंने बहुत ध्यान दिया। ये सब चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है पेपर्स में। ठीक है, तो मैं लास्टली ये बोलना चाहूँगी कि कुछ टिप्स है जो आप ध्यान में रखें तो आपकी लाइक स्टडी और इम्प्रूव हो जाएगी, आपका वर्क और क्वालिटेटिव हो जाएगा। सबसे पहले तो सुबह की पढ़ाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, आपको ऑटोमेटिकली इतना फ्रेश लगता है, मतलब आप सो के उठते हो तो इतना अच्छा रहता है। मॉर्निंग की वाइब्स अलग ही हिट करती है। तो आप सुबह उठ के पढ़िए। मैं तो प्रेफर करूँगी कि रात से ज़्यादा सुबह की पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा जल्दी लर्न होता है। तो संस्कृत के जो श्लोक्स होते हैं, जो आपके टेबल्स होते हैं, फॉर्मूले जो होते हैं मैथ्स के, साइंस के जो डायग्राम्स होते हैं, वो जो छोटी छोटी जो चीज़ होती है वो सब एक बार आप रिविजन सुबह करो। फिर सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगी कि राइटिंग प्रेफर करो लर्निंग से। तो जितना आप एक बार में लिखोगे ना, आपके 4 बार रीड करने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो एक बार लिखने का। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप राइटिंग करो, मेड भी लैंग्वेज और मेड भी SST, साइंस और वॉट एवर। राइटिंग एंड
रिटन प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देन आई वुड से दैट आप कंसिस्टेंट रहो अपने वर्क में, आप रोज़ पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा फिर थोड़े दिन रुक गए। मतलब इस चीज़ से क्या होता है, आपने जो पहले दिन पढ़ा है ना वो आपको वो भी याद नहीं आता और आपका 4 दिन का बर्डन और बढ़ जाता है। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप रोज़ पढ़ो, क्योंकि क्वांटिटी वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट क्वालिटी वर्क इज़ व्हाट मेक्स इट बेटर। और लास्टली मैं बोलना चाहूँगी कि सब लोग कंसिस्टेंट रहे अपने वर्क में, एकदम डिटरमाइंड रहे कि आपका गोल क्या है, जो आपको जितने % चाहिए, आपका जो गोल है, जो टारगेट है, उसका एक वो बना के अपने कबर्ड पे लगा दो और उसको रोज़ देखो और रोज़ बोलना कि मैं ये कर सकती हूँ। मतलब मेरे कबर्ड पे तो लगा था, मैंने तो लगा के रखा था स्टार्टिंग से, डे 1 से, और मैंने अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी पढ़ना। ऐसा नहीं है कि देख लेंगे अभी तो स्टार्टिंग है, नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने स्टार्टिंग से अपना वर्क में कंसिस्टेंट रही हूँ एकदम और डिटरमाइंड रही हूँ कि मुझे ये गोल है, ये मेरा सेट गोल है एंड आई हैव टू अचीव दिस थिंग इन माई लाइफ। लास्टली मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी थिंकजीत चैनल को, यूट्यूब चैनल है इनका। इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप सबके साथ मेरी जो व्यूज़ थे वो शेयर करूँ। और अगर आपको और ऐसा कंटेंट चाहिए, किसी मोटिवेशन चाहिए किसी चीज़ की, या किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू चाहिए, तो इनके चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ और देखते रहिए। थैंक यू। तर आता तुम्ही राधिका खंडेलवालचं पूर्ण इंटरव्ह्यू ऐकलेला आहे। तुम्हाला लक्षात आलं असेल की कोणत्या पद्धतीनं कसा अभ्यास करायचा आणि अशी जर कशी स्ट्रॅटर्जी केली म्हणजेच या 99.80 पर्यंत पोहोचू शकते। ज्या पद्धती राधिकाने वापरल्या त्या आपण जर वापरल्या, थोड्याशा त्याच्यामध्ये आणखी काही इम्प्रूव्हमेंट केली तर तुमच्यामध्ये 100% याचे फायदे होतीलच। म्हणून तर हा इंटरव्ह्यू तुम्हाला आवडला असेल असं मी आशा करतो। तर आजच्या दिवसासाठी एवढंच, धन्यवाद।